from George Mason University, Virginia. मास्टर्स इन्होंने अपना किया है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वर्जीनिया, और अभी करेंटली ही इज वर्किंग एज अ सीनियर एसोसिएट विद Vialto Partners Canada. So I would like to invite and hand over the mic to Mr. Saurabh Sinandi. Hello, thank you, Rajesh ji. Yeah. Like Rajesh ji introduced me, my name is Saurabh. I have extensively been out of the country, thanks to मेरे father की job. I started with doing my bachelor's at George Mason University, and you know the previous panelists इन्होंने आपको काफी information दे दी है already, but I'll kind of give you like a high level के आप कैसे इनको colleges को pursue कर सकते हैं. Most of these countries they have a similar process. वही आपको सबसे main चीज होती है आपकी education background जो है, आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है, ऑब्वियसली आपको कॉलेजेस तभी कंसिडर करेंगे अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं. आपने 10th में या 12th में, मेनली 12th में आपने कितने अच्छे ग्रेड्स लेके आए हो, उस बेसिस पे आपको एडमिशंस वगैरह के आपको कंसिडर किया जाएगा. एंड उसके बाद जब आपका डिग्री खत्म हो गया है, देन आप अप्लाई करेंगे कॉलेज में. एंड आई थिंक हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट मिस्टर यशपाल ने बताया भी था आपको कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉलेजेस. देयर इज अ हायर लेवल ones जैसे हार्वर्ड, येल वगैरह. these are super expensive, but at the same time इनकी requirements भी बहुत difficult होती हैं. then आपके mid level आते हैं, जैसे जहाँ पे मैं गया था, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, Georgetown. These are not as expensive, but at the same time they're also not very difficult to get in. उनकी requirements थोड़ी कम होती है. And then उससे भी कम होती हैं जो lower level होते हैं. Now just because उनको हम lower level बोल रहे हैं doesn't mean कि उनके कोई वो अहमियत नहीं है. You still there's accredited colleges होते हैं, उनको माना जाता है, उनकी डिग्री भी मानी जाती हैं. उनकी अच्छी बात यह है कि उनके रिक्वायरमेंट्स थोड़े कम होते हैं एंड उनकी फीस भी थोड़ी कम होती है. अब जस्ट बिकॉज उनके रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं दैट डजंट मीन कि आपको अच्छे ग्रेड्स नहीं चाहिए होंगे, बिकॉज दे आर स्टिल बाउंड बाय द यूएस और कनेडियन गवर्नमेंट. एंड जो यूएस और कनेडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं इन ऑर्डर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू कम इनटू द कंट्री. तो वंस आपने अपना अच्छे मार्क्स लिया है, आपने अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि भाई आप कॉलेज का रिसर्च करें, उनकी वेबसाइट्स पे जाके, उनकी नॉट जस्ट उनकी वेबसाइट पे जाके ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, जस्ट गूगलिंग देम. एंड अगर आप किसी को जानते हैं तो ऑब्वियसली ऑलवेज अप्लाई टू मल्टीपल कॉलेजेस. एक कॉलेज में अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा. एंड थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट बात है कि आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए भी आपको फीस तो होगी. एवरी कॉलेज हैज एन एप्लीकेशन फी. बट यस, research all that, apply to the college, and when आपने अप्लाई कर दिया है तो obviously you're gonna वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या देना है, डिग्रीज, IELTS, TOEFL वगैरह सब कुछ. These are all normal things for all colleges. After you've gotten your ये approval, so once you've gotten your approval, आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है. You won't be able to apply for your approval जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, जिस बेसिस के ऊपर आपको एक मिलता है I-20 करके. अब एक मिसकंसेप्शन होती है कि स्टेटस एंड वीजा क्या होता है. योर वीजा इज नॉट योर स्टेटस. योर स्टेटस इज गोना बी, जब आप यूएस जाते हैं तो उसको F1 स्टूडेंट स्टेटस कहते हैं, एंड दैट विल बी योर I-20 पेपर दिया जाएगा आपको. I request Oppo One15, please turn off your mic. जी आपका भी माइक म्यूट हो गया है. हाँ, आई थिंक व्हेन कोई और जब बोलता है तो फिर दूसरा वाले का माइक म्यूट हो जाता है. सो या
जब आपने सॉरी आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट, बट आपने हाँ, सो ये हर कॉलेज की फीस भी डिफरेंट होगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई हमको इतनी फीस देखनी है। यूजुअली द फीस इंक्लूड्स फर्स्ट ईयर की जो कॉलेज की फीस होती है, बिकॉज ईच कॉलेज है वो क्या करते हैं कि आपको कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सेमेस्टर वाइज चलते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो टर्म वाइज चलते हैं। सो उस बेसिस पे आपको बताएंगे कि भाई फर्स्ट ईयर की फीस कितनी होगी, एंड विद इन दैट फीस दे आल्सो इंक्लूड कि भाई आपको एवरीडे एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो वो एटलीस्ट पहले साल की देखना चाहते हैं कि आप अफोर्ड कर पाएंगे ये सारा। वंस आपने वो फंड्स दिखा दिए हैं अपने बैंक स्टेटमेंट से, तो ये आपका वीज़ा प्रोसेस वगैरह सारा चालू होगा। उस बेसिस के ऊपर आपको वीज़ा अप्रूव एंड डिनाई होगा। आपको आई वुड रिकमेंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज कि डोंट लाई, क्योंकि आपका जब वीज़ा इंटरव्यू होगा, आपके वीज़ा इंटरव्यू में आपको वीज़ा ऑफिसर दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। ये मत सोचिएगा कि वो आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। वो आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप वो देखना चाहते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। Normally, they have all the information, and anything they're asking you, they have the answer to it. But they want to see कि आप कैसे react कर रहे हैं and आप कैसे जवाब दे रहे हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है to see facial expressions and बंदा कैसे जवाब दे रहा है to determine कि भाई वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो that's why I highly recommend कि always go the सच वाला route, एंड ऑलवेज मेक श्योर कि तुम्हारा जो posture है, तुम्हारा जवाब देने का तरीका है, इज ऑलवेज गुड। So you know, once you've gotten your visa, everything's good. You come to the US. Now if you haven't been outside of the country, तो and आप अकेले आ रहे हैं and आप किसी को नहीं जानते हैं, तो जैसे आई थिंक ज्योति जी ने बोला था कि इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग। थोड़ा डर लगता है कि भाई अनजान देश में है, अनजान जगह पे एकदम ब्रांड न्यू स्टार्ट है, किसी को नहीं जानते, तो थोड़ा डर तो लगता ही है। लेकिन आई से कि या आप जब कहीं दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, अगर आप कहीं से मूव करेंगे तो आपको वो सेम फीलिंग आएगी। डिफरेंस बस ये होगा कि यहाँ पे अंग्रेजी ज्यादा बढ़ेंगे और वहाँ पे आपको फिर भी आप इंडिया में ही रहेंगे। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू काइंड ऑफ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं इन एंड लाइक ज्योति जी सेड, जॉइन सम फेसबुक ग्रुप्स, बहुत सारे हैं। आई वुड इवन रेकमेंड कि कॉलेज के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज हैज़ अ हिंदू स्टूडेंट एसोसिएशन और अ इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन, तो उनको ज्वाइन करो, उनसे आपको थोड़ी बातचीत होगी। एवरी कॉलेज ऑल्सो हैज़ अ काउंसलर, तो आपको एक काउंसलर भी मिलेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो आप काउंसलर से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे। And once you've done that, you can also start doing some part-time jobs. When you're an F1 student, you can only do part-time job 20 hours जब school is in session। जब vacation होती है, जैसे summer vacation जो होती है, तब आप 40 hours कर सकते हैं। You can also do something called a CPT, but वो CPT हमेशा सबको नहीं मिलता। You have to be in good academic standing, मतलब कि आपके ग्रेड्स अच्छे रहेंगे। तो आपका सबसे मेन, कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका मेन रीजन क्या है वहाँ पे होने का। बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो अपने काम में इतना लग जाते हैं कि उनके ग्रेड्स पे अफेक्ट करना पड़ता है। अगर आपके ग्रेड्स पे अफेक्ट होगा तो कॉलेज आपको पहली बार एक वार्निंग देगा, दूसरी बार आपको सस्पेंड करेगा। चाहे वो एक सेमेस्टर के लिए होगा या एक साल के लिए होगा। एंड अगर आप सस्पेंड हुए तो आपके वीज़ा स्टेटस पे अफेक्ट होगा, इन विच केस आप कंट्री में नहीं रुक पाएंगे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपकी स्टडी आपकी प्रायोरिटी है, जॉब आपकी सेकेंडरी है। आई अंडरस्टैंड कि खर्चे निकालने ज़रूरी होते हैं। आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग, मैंने भी करा था। लेकिन अगर आपको कंट्री में ही नहीं रहने देंगे तो देयर इज नो पॉइंट इन यू वरिंग अबाउट योर मनी। So, but after you've done with your work,
तो सॉरी आपके डिग्री जब खत्म हो जाएगी तो आपको एक और वो मिलेगा वर्क स्टेटस जिसको कहते हैं OPT, दैट्स पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। एंड वो नॉर्मली 1 साल का होता है, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टेम कोर्स किया है जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में होता है, तो आपको एडिशनल ईयर मिलता है वर्क करने के लिए। अब उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज आप लीगली 40 आवर्स काम कर सकते हैं। वंस योर पीरियड इज ओवर फॉर दैट 1 ईयर, आपको सेलेक्ट करना है कि आप नेक्स्ट डिग्री करेंगे या आप वापस अपनी कंट्री जाएंगे। within that period, if you're able to find somebody जो आपका H1 work permit sponsor कर सकता है, तो फिर आप अपने वीजा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कनाडा का थोड़ा सा सिमिलर प्रोसेस है pretty much. The only difference between Canada and US is कि कनाडा में थोड़ा सा easier है ये पोस्ट वर्क मिलने का। यूएस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कनाडा में आप स्टडी करते करते काम करना भी इजी हो जाता है। बट वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट आई डू से कि कनाडा में हाँ आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं भी, लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि कनाडा में ठंड बहुत होती है। एंड अगर आपको ठंड नहीं अच्छी लगती तो दैट विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर अप टू 6 महीने भी बर्फ रहती है। एंड बर्फ के टाइम से पहले एंड बाद भी ठंड भी ही रहती है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर चलता है अराउंड 0 डिग्री से 10 डिग्री तक। सर्दियों में हम हमेशा नेगेटिव में ही रहते हैं। नॉर्मल विंटर्स में हम -5 से -10 तक रहते हैं, एंड जब एक्सट्रीम ठंड होती है तो हम -35 में भी जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कंसिडर करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ऑलवेज व्हेनेवर यू आर सेलेक्टिंग कि आपको कहीं बाहर पढ़ने जाना है, तो यू हैव टू डू सम रिसर्च एज टू भाई कंट्री कैसी है, जगह कैसी है, लोग कैसे हैं। बट आई वुडंट से कि डरो, बिकॉज हर कंट्री में डिफिकल्टी तो होगी शुरू में, एंड आप अपने घर वालों को एंड आपके जो जैसे आप तौर तरीकों को आप मिस करेंगे, लेकिन गिव इट सम टाइम। यूजुअली अराउंड मैं लोगों को बोलता हूँ कि 6 महीने का एक काइंड ऑफ मार्क होता है जहाँ पे लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक उनकी फ्लो मिल जाती है कि भाई ओके मैं स्कूल जाऊंगा, काम पे जाऊंगा, दोस्त ये हैं। बट वो 6 महीने का एक मार्क होता है, उससे पहले आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होगी। रेस्ट या दैट्स ऑल आई हैड, बट यू नो लाइक आई सेड कि जब आपके क्वेश्चंस होंगे तो आई कैन आंसर देम। सो आई गेस बैक टू Kunal ji or someone. Yeah, thank you very much, Saurav. It's me, Rajesh. So, thank you very much for this informative session. और एक चीज मैं सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा, सौरभ ने ये अपनी एजुकेशन पाने के लिए ही हैज एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड। उन्होंने वहां पे काम किया है, वहां पे अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको जुटाने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ने के लिए। तो एक्चुअली जब आप बाहर विदेश में पढ़ने की बात करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सी जिम्मेदारियां और एक मैच्योर माइंड की बहुत जरूरत होती है, जो आप में बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में आपको सोचना, समझना और दिमाग रखना बहुत जरूरी है। तो thank you very much, Saurav, once again. And now we'll move on to our next session, which is Q&A session. So जितने भी हमारे participants हैं उनके जो भी सवाल हैं वो अब हम लेना शुरू करेंगे। तो जो भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज कम फॉरवर्ड। तो मीन टाइम मैं एक्चुअली यशपाल जी से एक चीज और जानना चाहूंगा। यशपाल जी, ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसमें समय कितना लग जाता है? लाइक अगर एक जो बच्चा है जो पढ़ने के लिए सोच लेता है तो उस दिन के सोचने से एप्लीकेशन एंड और सारी फॉर्मेलिटीज के साथ कितने पीरियड का टाइम उसको एज अ क्वेश्चन रखना चाहिए ताकि वो जो भी सेशन ज्वाइन करना चाहता है उससे पहले उसकी प्रिपरेशन शुरू करें?
राजेश जी, जो टाइम फ्रेम है बच्चे को, देखिए अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बातें करूं आज की डेट में, एज करंट नाउ, सारी की सारी जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कनाडा में है, चाहे न्यूजीलैंड में, इनका कोविड के बाद में थोड़ा टाइम फ्रेम इन्होंने सबने बढ़ा दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर बच्चा कोई बैचलर कोर्सेज के लिए जा रहा है तो औसतन पे एप्लीकेशन लॉजमेंट के टाइम पे, जब वो पोर्टल पे एप्लीकेशन डाल देता है, उस टाइम से 60 दिन का समय होता है। ठीक है, अगर वो वोकेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज में आ रहे हैं तो 90 दिन का। ये एवरेज टाइम फ्रेम है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आज की डेट में मैंने ये देखा है कि बीच में 6 से लेकर 9 महीने कैनेडियन गवर्नमेंट लगा रही है। कनाडा के केसेस में, क्योंकि जो कोविड के टाइम पे कनाडा एंड यूके वाज एब्सोल्युटली वाज एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, बट ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे इस दौरान। ठीक है, तो आज के समय में जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, 60 दिन का समय, जिस समय से बच्चा एप्लीकेशन लॉन्च करता है, उस लॉन्चमेंट से पहले यूनिवर्सिटी नॉर्मली ऑफर लेटर देने में 1 महीने का टाइम लगा देती है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे कंप्लायंस, बिकॉज दैट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, देन आई इशू द ऑफर लेटर विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब जिस दिन भी एप्लीकेशन आती है मैं 24 घंटे के अंदर उसका ऑफर लेटर इशू करा देता हूँ, क्योंकि वो सारा मेरी कनेक्टिविटी, मेरे कॉलेज की पूरा कंप्लायंस में बोर्ड मेंबर के साथ डायरेक्टली संपर्क है। और ये बाकी चीजें आ जाती है, उसको डॉक्यूमेंट अरेंज करने में कितना समय लग जाता है। तो ऑन एन एवरेज टाइम जो है एसओपी बनाना, जीटी स्टेटमेंट बनाना, ये थोड़े महत्वपूर्ण रोल हैं, जिसके अंदर सारी जानकारी बच्चे को लिखनी होती है, चाहे वो कंसल्टेंट की मदद से करे, चाहे वो खुद करे। तो इसमें मान के चलो कि ऑन एन एवरेज आप 1-1.5 महीने का टाइम तो मान के चलिए कि उसको लग जाएगा। अगर वो एजुकेशन लोन की तरफ जाता है तो वो बैंक का प्रोसेस है कि 1 से 2 महीने का टाइम तो बैंक भी लगा देता है। तो अगर कलेक्टिवली हम देखें तो बच्चे को टोटल मिला के 6 महीने का टाइम लेके चलना चाहिए, उससे पहले ही प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। जहां तक आइल्स का विषय है, अगर किसी बच्चे को ओवरसीज एजुकेशन के लिए जाना है, क्योंकि आइल्स और पीटी जो है ये 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, और अकेडमिक आइल्स कराना होता है अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा आगे जाना चाहता है। एकेडमिक आइल्स होता है और एक प्रोफेशनल होता है, 2 अलग होते हैं। जो स्किल्ड माइग्रेशन होते हैं उनको दूसरा वाला होता है, और जिनको बच्चों को पढ़ाई कर रही है उनको एकेडमिक। तो उसके लिए बच्चा 2 साल पहले प्रिपरेशन कर सकता है, मतलब कि जब बच्चे ने अपनी 12th का रिजल्ट किया तो वो स्टार्ट कर देगा प्रोसेस उसी टाइम पे। जैसे मैंने कहा था कि ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो आइल्स की प्रिपरेशन बच्चे को 11वीं क्लास में एटलीस्ट अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आइल्स वैसे भी 2 साल के लिए वैलिड कंसिडर किया जाता है किसी भी क्षेत्र में। तो ऑन एन एवरेज अगर एप्लीकेशन अगर हम देखें तो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम अपना बच्चा बफर में लेके चले, जिस डेट से एप्लीकेशन डाल रहा है। तो इतना तो एवरेज है। जहां तक पीएसडब्ल्यू की बातें करी सौरभ जी ने, कनाडा के अंदर जो पोस्ट स्टडी वीजा है, थोड़ा मैं उसको छोड़ गया था उस विषय को, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनबिल्ड होती है ये वर्क राइट, उसको 40 राइट करंट मौजूदा समय में, पहले 20 घंटे हुआ करते थे वीकली, आज के समय में 40 घंटा वीकली बच्चे को काम करने का समय मिलता है। कॉलेज के अंदर सुविधा होती है बच्चे को 2 दिन जाने की कॉलेज, और बाकी दिन वो काम कर सकता है बाकी समय वीक के अंदर। यूनिवर्सिटीज में बच्चे को पढ़ाई करने जाना पड़ता है 4 दिन, और बाकी के समय वो काम कर सकता है। अपनी अपनी अटेंडेंस बच्चे को पूरी रखनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि बच्चा